तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप पीएफ निकालने की सोच रहे हैं या फिर पीएफ निकालने जा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आज ये वीडियो देखने के बाद जो है आप अपना जो है पीएफ का पैसा जो है उस पर जो टीडीएस कटता है वो टीडीएस कटने से आप बचा सकते हैं। यानी आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप जो है फॉर्म 15G भर करके कैसे जो है आप टीडीएस कटने से जो है अपने पीएफ पे बचा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि आप जो है फॉर्म 15G कैसे भर सकते हैं और कहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 15G किनको भरना बेहद ज़रूरी है और किनको नहीं भरना। वो कौन से लोग हैं जो फॉर्म 15G नहीं भरेंगे तो भी काम चल जाएगा, यानी उनके जो है पीएफ विड्रॉल पे टीडीएस नहीं कटेगी। तो आप जो है शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि जो है आप जो है अपने पीएफ पे टीडीएस कटने से आप बचा सकें। तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे कि आपको फॉर्म 15G कैसे बना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं जो है ना फॉर्म 15G यहाँ पे मैं डाउनलोड करके रख लिया हूँ। तो ये है मेरे सामने फॉर्म 15G। चिंता मत करिए, मैं इसे डिटेल में बताऊंगा एक एक करके कि आपको कैसे भरना है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ इनकम टैक्स रूल 1962 और ये है फॉर्म नंबर 15G। यानी इस फॉर्म को आप भर करके जो है अपने जो है पीएफ विड्रॉल पे टीडीएस कटने से आप बचा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भरना कैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए सबसे एक नंबर में आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ एसएससी। यहाँ पे जो है अपना नाम लिखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे विकास कुमार लिख रखा हूँ। वैसे ही 2 नंबर में आता है पैन ऑफ द एसएससी। पैन नंबर तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे आप अपना जो है पैन नंबर लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए डाल रखा हूँ। तीसरा में आता है स्टेटस, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल डाला हूँ, आप भी इंडिविजुअल ही डाल लीजिएगा। चौथा नंबर में आता है प्रीवियस ईयर, तो मैं यहाँ पे 2023-24 यहाँ पे लिख रखा हूँ। यानी प्रीवियस ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर में आप जो है इस फॉर्म 15G को भर रहे हैं। तो मैं अभी इस फॉर्म 15G को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल से लेकर के मार्च तक, यानी अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक एक फाइनेंशियल ईयर होगा जिसका असेसमेंट ईयर होगा 2024-25। तो याद रखिएगा हमेशा कि फाइनेंशियल ईयर के बाद जो है असेसमेंट ईयर आता है। आगे फॉर्म में असेसमेंट ईयर भी भरना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पे मैं डाल रखा हूँ 23-24। अगर ये इस वीडियो को आप जो है मार्च के बाद अप्रैल में देख रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 डालिएगा, 23-24 नहीं, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर जो है शुरू हो जाएगा अप्रैल के बाद। तो अप्रैल टू मार्च 2025 तक नया फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है। तो अभी जो है मैं 2023-24 के लिए भर रहा हूँ। ये मार्च महीना चल रहा है जिसका असेसमेंट ईयर जो होगा 2024-25 होगा। तो यहाँ पे मैं 2023-24 डाल रखा हूँ। 5वां नंबर में आता है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो आप रेसिडेंट डाल दीजिएगा, क्योंकि आप इंडियन रेसिडेंट है तो आप इंडिया का निवासी हैं, आप यहाँ पे रेसिडेंट डाल दीजिएगा। 6 नंबर में आता है फ्लैट नंबर। अगर आपका मकान का कोई नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो फिर मोहल्ले का जो है ना यहाँ पे वार्ड नंबर आप डाल सकते हैं, वार्ड नंबर डाल दीजिएगा। नेम ऑफ, ठीक है ना, प्रेमिसेस, यहाँ पे अगर आपका मकान का नाम कोई है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, या कोई पार्टिकुलर जो एरिया है जिसका मोहल्ला का नाम वो सेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 8वें नंबर में है रोड स्ट्रीट लैंड, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ शिव टेम्पल रोड। आपके भी जो है आपके एरिया में जो रोड लेन का नाम होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो सेम जो है गांव या मोहल्ले का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो डिटेल भरिएगा ना आप अपने एज पर आधार भरिएगा, जो आपके आधार में जो है ना एड्रेस वहीं सेम आपको एड्रेस यहाँ पे भी डालना है। तो आप अलग से एड्रेस मत डालिएगा, यहीं एड्रेस डालिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया लोकेलिटी, तो यहाँ पे मैं सेक्टर 82 डाल रखा हूँ। आप भी अगर किसी सेक्टर में रहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, तो नहीं तो पार्टिकुलर अपना किसी गांव का या फिर ब्लॉक का जो है नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब अगला है चौथा नंबर में टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पे जो है टेलीफोन नंबर की जगह आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला हूँ। 15 नंबर में लिखा हुआ है वेदर असेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है, यानी इसका कहने का मतलब अगर आप पीछे कोई भी इनकम टैक्स का रिटर्न अगर आपने भरा है, टीडीएस जमा किया या इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है तो आपको लिखना पड़ेगा यस। और इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरा है पीछे कभी भी तो आप सिंपल नो लिख दीजिएगा। अगर आप यस लिखते हैं तो आपको यहाँ बी नंबर जो है ना भरना पड़ेगा, यहाँ जो है ना जो है असेसमेंट ईयर, ठीक है ना। तो जो मैं पिछली बार जो है इनकम टैक्स का मैंने रिटर्न भरा था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2021-22। अगर आप भरे हैं तभी उसका असेसमेंट ईयर डालिएगा। जो रिटर्न भरे होंगे ना उस पर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ रहता है, उसे दे करके डाल दीजिएगा यहाँ पे। अगर कोई रिटर्न नहीं भरे हैं तो आप सिंपल नो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और ये भरने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अब 16 नंबर में आता है कि एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यानी ये जो है ना कितना इसमें अमाउंट भरना है।
अब अमाउंट एस्टिमेटेड कौन सा होगा, जो आप निकालने जा रहे हैं। अमाउंट कैसे पता कर सकते हैं, आपकी जो है ना पीएफ पासबुक में जितना बैलेंस है आप जो निकालने जा रहे हैं वो तो आपको पता ही होगा कि इतने मेरे पीएफ बैलेंस जो है पीएफ पासबुक में बैलेंस है और वो निकलेगा, तो अप्रॉक्स अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये नहीं लिखना है जितना है उतना ही नहीं लिखना, आप अप्रॉक्स अमाउंट डाल सकते हैं कि इतना निकल जाएगा। तो मैं अप्रॉक्स अमाउंट डाल दिया हूँ 70,000, मैं पासबुक से देख करके ही डाला हूँ, आप भी सेम पासबुक से देख करके ही डाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर, यानी 2023-24 यहाँ पे डाला होना, इस साल में मेरी कितनी साल भर की अर्निंग होगी, चाहे किसी भी सूरत से वजह से, अगर मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो उसका अर्निंग टोटल नौकरी से एक साल में कितना हुआ, खेती से कितना हुआ, इस सब लेकर के इनकम व्यवसाय से कितना हुआ लेकर के यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2,30,000 डाला हूँ। आप 2,50,000 से कोशिश करिएगा कम ही डालने के लिए, क्योंकि 2,50,000 के ऊपर जो है ना लगभग जो है टैक्सेबल कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको। तो आप जो है 2,50,000 से जो है ना नीचे ही इनकम डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 18 नंबर में आता है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15 अदर दैन फॉर्म फिल्ड ड्राइंग द प्रीवियस ईयर, यानी जो हम इस साल फॉर्म भर रहे हैं ना, इसके अलावा अगर कोई भी फॉर्म 15G अगर पहले भर रखा है तो यहाँ पे डिटेल देना, जैसे 1, 2, 3। तो मैंने कोई भी फॉर्म 15G अभी तक नहीं भरा है तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। नहीं तो आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, जैसे मैंने 2 डाला और 2 का अमाउंट कितना था यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे ये भी एक भरा हूँ, इसका 70,000 है। ऐसे ही अगर पहले आप भरे होंगे तो जितना फॉर्म भरे होंगे उतना नंबर यहाँ पे लिखना है, 1, 2, 3, 4, और उसका अमाउंट लिखना है कितने के लिए आप भरे थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है 19 नंबर में डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड, यानी यहाँ पे जो है ना डिटेल देना है इनकम के लिए कि मैं किस लिए जो है ना फॉर्म 15G भर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अकाउंट। तो यहाँ पे जो है ना आप अपना यूएन नंबर सिंपल डाल दीजिएगा, क्योंकि आप जो है पीएफ निकालने जा रहे हैं तो इसका जो है ना आइडेंटिफिकेशन नंबर एक यूएन नंबर हो गया। तो आप जैसे मैं यहाँ पे यूएन नंबर डाला हूँ, आप भी जो है यहाँ पे यूएन नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम, तो नेचर ऑफ इनकम क्या हुआ, पीएफ विड्रॉल होगा, क्योंकि ये मैं जो फॉर्म 15G भरने के लिए बता रहा हूँ ये स्पेशली पीएफ विड्रॉल के लिए बता रहा हूँ। तो मैं पीएफ विड्रॉल यहाँ पे डाल दूँ, आप भी पीएफ विड्रॉल डाल दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, तो यहाँ पे जो है ना 192 ये जो इनकम है पीएफ विड्रॉल का जो निकालने में जा रहा हूँ, ये जो है 192A के अंडर आता है, इसलिए मैंने 192A डाला है। आप भी सेम डाल दीजिएगा 192A। और अमाउंट ऑफ इनकम यानी जितना मुझे निकालना है, यहाँ पे जो 70 डाला सेम अमाउंट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, जो यहाँ पे जो पैसा डालें वही यहाँ पे आपको डाल देना है। अब इसको भर लेने के बाद आप नीचे जब आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो है सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, यानी आपका जो है यहाँ पे साइन होगा, योर साइन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अपना यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। अब यहाँ पे है IB, यानी मैं लिखा हूँ अपना नाम लिख दिया विकास कुमार, आप अपना यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ठीक है ना। तो ये जो ईयर एंडिंग होगा 2023-24 के लिए मैं भर रहा हूँ, तो 23-24 का मतलब जो है मार्च तक, तो 31 मार्च 31 मार्च 2024। तो आप भी जो है ऐसे ही 31 मार्च 2024 जो है आप डाल सकते हैं अगर 2023-24 के लिए भर रहे हैं तो, ठीक है। रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, इसका असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा। जैसे मैंने बताया असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर के अगले साल आता है, तो 2023-24 के लिए मैं भर रहा हूँ, तो इसका जो है असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा। अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एंडिंग, तो मैंने सेम ये जो 31 मार्च 2024 डाला है यहीं सेम मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप भी सेम डाल दीजिएगा यहाँ पे 31 मार्च 2024 31 मार्च, ठीक है। जिसका असेसमेंट ईयर जो मैं डाल रहा हूँ 2024-25, यानी सेम 2024-25 ये मैंने डाला, वहीं 2024-25 आप भी सेम डालिएगा, जो यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे डालिएगा। प्लेस आप कहाँ से भर रहे हैं, मैं पटना डाल रखा हूँ, आप अपना भी जो है जहाँ से भर रहे हैं फॉर्म, जो आधार में जो एड्रेस है उस जो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जिस डेट को भर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, यहाँ पे जो है अपना जो है सिग्नेचर कर दीजिएगा, जैसे आप ऊपर किए हैं ना वैसे ही नीचे आप सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा। तो ये जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ये पूरा फॉर्म पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट 2। अब देखिए ये पार्ट 2 है, अब इस पार्ट 2 को कैसे भरना है मैं बताता हूँ। अब देखिए इस पार्ट 2 को भरना ही नहीं है आपको, यानी पार्ट 2 जो है इसको EPFO भरेगा, लेकिन ये पार्ट 2 को आपको जो है ना साथ में अटैच करना है, इसको आपको भरना नहीं है, इस पर साइन नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है। यानी 2 पेज का ये जो है फॉर्म 15G होगा, और ये जो है पहला पार्ट 1 आपको भरना है, पार्ट 2 आपको नहीं भरना है। ये बिल्कुल जैसे ब्लैंक है, खाली है, ऐसे ही खाली रहेगा, ठीक है। आप जो है इसको क्या करेंगे, PDF फाइल बना करके आप भर लेने के बाद क्या करेंगे, साइन भर लेने के बाद साइन करके उसका PDF फाइल स्कैन करके बना करके आपको इसे
अपलोड कर देना होगा। अब देखिए आपको अपलोड कहाँ पे करना है। जब आप फॉर्म 19 भरेंगे पूरा पीएफ विड्रॉल करने के लिए, और जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, तो उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा अपलोड फॉर्म 15G। देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म 15G, और यहाँ पे चूज फाइल, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं यहाँ से चूज करके। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप फाइल बनाइएगा वो केवल पीडीएफ होनी चाहिए, और वो भी जो है 1 MB तक होनी चाहिए, एक MB तक होनी चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पे आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। अगर एक MB से अगर आपकी फ़ाइल ज़्यादा है तो आप जो है गूगल पे जा करके कोई भी टूल्स के माध्यम से ऑनलाइन जो है आप इसे कंप्रेस्ड करके 1 MB से कम कर सकते हैं। तो आप इसे जो है इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म 15G का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि किन को जो है ये फॉर्म 15G भरना है और किन को नहीं भरना है। तो मैं बता दूँ, अगर आप पीएफ 30,000 या 30,000 से ज़्यादा निकालने जा रहे हैं तो फिर ये आपको फॉर्म 15G जो है भरनी चाहिए। पहले इसकी लिमिट थी 50,000, लेकिन अब जो है इसका लिमिट जो है 30,000 कर दिया गया है। तो अगर आप 30,000 या 30,000 से ज़्यादा अमाउंट निकालते हैं तो आपको फॉर्म 15G देनी चाहिए, नहीं तो है उस पर TDS कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। अगर आप पीएफ विड्रॉल करने जाते हैं, अगर आप कंटिन्यूस 5 साल की सर्विस कंपनी में कर दिए हैं, 5 साल की जो है आपका पीएफ जो है ना जमा हो चुका है, और 5 साल के बाद आप निकालने जा रहे हैं, तो ये फॉर्म 15G आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है इस पर TDS नहीं कटेगा, यानी आप इससे बच सकते हैं। तो जिनका जो है सर्विस 5 साल से ज़्यादा हो गया है कंटिन्यूस और तब पीएफ निकाल रहे हैं, तो उनको फॉर्म 15G भरने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो है, अगर आप पीएफ का ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो उसमें भी जो है ये फॉर्म 15G भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीएफ का ट्रांसफ़र में हम पैसा निकाल नहीं रहे हैं, पीएफ अकाउंट में ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए फॉर्म 15G देने की ज़रूरत नहीं है। आगे एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप फॉर्म 15G नहीं भरते हैं और आप पैन कार्ड की KYC भी नहीं किए हैं, पैन कार्ड नहीं देते हैं, तो इस पर जो है आपके पीएफ विड्रॉल पे जो है ना 34% तक जो है TDS कर सकता है। तो आप जो है पैन की KYC आप ज़रूर कीजिए, और ये फॉर्म 15G भरने से पहले आपको जो है अपनी पैन की KYC कर लेनी चाहिए, पहले ही कर लेनी चाहिए, उसके बाद जो है फॉर्म 15G भरनी चाहिए। तो पैन कार्ड तो एक तरह से समझ लीजिए मैंडेटरी है, आप उसे लगा ही दीजिए। और आगे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप पैन कार्ड दे देते हैं और फॉर्म 15G नहीं भरते हैं तो उस पर 10% TDS कटेगा, लेकिन अगर आप पैन कार्ड भूल जाते हैं देना तब तो 34% तक TDS कट जाएगी उस पर। तो आपको जो है दोनों काम करना है, पहले तो पैन की KYC करनी है, उसके बाद जो आपको फॉर्म 15G भरना है। तो याद रखिएगा, इस तरह से आप जो है पैन की KYC करके और फॉर्म 15G भर करके आप अपना पीएफ विड्रॉल पे जो है ना एक हेवी TDS ज़्यादा अमाउंट जो है कटने से उससे बचा सकते हैं। नहीं तो फिर जो है आपका जो है 34% तक जो है आपका जो है उस पर TDS कट जाएगा, और फिर बाद में आपको पता चलेगा कि पीएफ का पैसा कम क्यों आया। तो फिर आप जब पता लगाएंगे तब पता चलेगा इस पर TDS कट गया है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और बाय।